मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का चौथा भाग। पिछले भाग में आपने सुना, सर्राफे में गंगों की दुकान से एक हार और एक शीशफुल लिया रमा ने। जेब में बस 300 थे और सीधे 600 के जेवर ले आया था। जालपा ने यह हार और शीशफूल देखते ही खुशी में अपना पुराना कांच का चंद्रहार गली में फेंक कर तोड़ दिया। इसके बाद जालपा में पति के लिए सेवा भाव उदय हुआ। बाजार में रमा को सब सर्राफ ज्यादा पूछने लगे। एक दिन एक दलाल ने तो घर आकर उसे जड़ाऊ कंगन और कानों के रिंग दे दिए। जालपा ने सोचा कि सास दिलवा रही है, इसलिए उसने लेने के लिए हामी भर दी, मोल भाव किया और उधार पर जेवर ले लिए। रमा उसे तब भी सच नहीं बता पाया। जेवर क्या मिले, जालपा सामाजिक हो गई। बुलावा आते ही जाने को तैयार। रूप, शील और वस्त्राभूषण ने उसे मोहल्ले में सम्मानित बना दिया। धीरे धीरे सिनेमा का शौक चढ़ा। उसके जरिए रमा को भी यह शौक चढ़ा। दोनों साथ साथ जाते, कभी सिनेमा और कभी पार्क। दावतों के निमंत्रण मिलने पर जालपा को साड़ियां, घड़ी और जूतों पर भी खर्चा बढ़ गया था। ऐसे ही एक चाय के निमंत्रण पर जालपा रतन से मिली, जो नामी एडवोकेट इंदु भूषण की पत्नी थी। वकील साहब और उनकी पत्नी की उम्र में काफी फर्क था। रतन इनकी दूसरी पत्नी थी। रमा का भी दोनों से मिलना हुआ। चाय पर रतन ने अपनी पूरी कहानी जालपा को बताई। रतन को जालपा अच्छी लगी तो उनका मिलना जुलना बढ़ गया। रतन ने जालपा के कंगन देखे तो खुद के लिए भी एक जोड़ी बनवाने के लिए कहा। एक इतवार को रतन को भी चाय पर बुलाया गया। इधर उधर से मांग कर उधार की चीजों से घर भर कर सजाकर रतन को चाय पर बुलाया गया। इसी बीच एक दिन रतन रमा को 600 रुपये कंगन बनवाने के लिए दे गई। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिला कर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहु बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की थी। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, कितनी चीजें बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहां से एक पैसा भी नहीं मिला। एक खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज ये 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे। बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? बहुत जल्द। हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहां से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टाल देता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने।
रतन के तकाजों से डर के रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस एक महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर बनाकर नहीं देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते? उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ पूछो मत। बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकलना मुश्किल है। आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं रुपए डकार जाएं और चीजों के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूंगी, रतन ने कहा। कहता तो हूं 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। आप खुद ही ढीले ढाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं हिले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन ना बन सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज ये तो भलमनसी नहीं है। एक महिला की चीज है, उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपयों के लिए पुर नोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू, पुर नोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता। महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपए कौन सी बात है? कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों ना कह दी? अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र न की होती। मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे जितना ही दुख होता पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे और वह किफायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वणिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात चले जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल नहीं गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद नहीं आई। यदि आज उसे 1000 का रुपया लिखकर कोई 500 रुपए भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर ना आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे? वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती। मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। मुझे भी लेते चलोगे ना? तुम्हें परदेश में कहाँ लिए लिए फिरूंगा। तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ?
अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूं। तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो एक दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। तुम्हारे प्रेम पाश ही ने मुझे यहां बांध रखा है, नहीं तो अब तक कभी चला गया होता। बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूं, तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम कैसे रह सकता है? यह तुम्हारा भ्रम है जालपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? यह क्या मुंह से कहूंगा जभी? अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूं, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ। ये तो तुमने बेढा प्रश्न किया। अगर मैं यही प्रश्न तुमसे पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? मैं तो जानती हूं। बताओ। तुम बतला दो, मैं भी बतला दूंगी। मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूं कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। सोचकर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूं, इसे मैं खूब जानती हूं। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यहीं सीखा। फिर तुम्हें मुझसे प्रेम क्यों है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग में भी ऐसी आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूं। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? मेरे पास न धन है न रूप है। बताओ। बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूं। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहां आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी ना बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझे अपनी किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। यह केवल तुम्हारी शंका है जालपा। मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता, फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। मेरी तरफ देखकर बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती सर्राफों को रुपए देने जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ कुछ ना कुछ हर महीने देता जाता हूं। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने फिर पूछा, सराफ के तो अभी सब रुपए अदा ना हुए होंगे? हाँ, अभी थोड़े ही बाकी हैं। कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? हाँ, लिखता क्यों नहीं। 700 से कुछ कम ही होंगे। तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए दे तो नहीं दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई ना कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूं। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं खर्च में कैसे लाता?
कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह ना कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों ना 2500 की जगह मीजान 2000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर चुकरी पर जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से ही दे दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी गया तो भी सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खा लेने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा आखिर सुबह को मैं घर पर ही तो बैठा रहता हूं। अगर यहां आकर बैठ जाऊं तो रोज 10-5 रुपए हाथ आ जाएं। फिर तो 6 महीने में ये सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज यह चांदी न होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपए मिल जाएं और इतने ही दिन भर में मिल जाएं, तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद कि अब रजिस्टर में हेर उधर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहली बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौट कर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिकायत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटों में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया। बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले वह घर चला तो अपने मन पर से चिंता और निराशा का बहुत बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग तले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवे, तो भी उसे अपनी बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा? दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उससे उड़न हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उसे साफ कह दूंगा, सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहिजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा, तुम खूब आई। आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा,
मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौटना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूं। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी महीने से कम में चीज तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली, तिनक कर बोली, अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिएगा कि मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरी नहीं। 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने यूं ही अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए थे कि सुनार खुश होकर जल्दी बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं। सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों रुपए ना लौटाएगा? इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहां बेचता फिरेगा। संभव है 4-6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरव्वत के सबब से कुछ ना कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं, आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती, रमा ने कांपते हुए कहा। अच्छी बात है, आपको कल रुपए मिल जाएंगे। कल किस वक्त? दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दें। कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते लाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। और वह जो घर पर ना मिले? मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र उसने आज लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम। वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान ही तो हैं। जो कहीं रमेश रुपए दे दें तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाएं तो मैं दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा, आजकल बहुत तंग हूं, मैं तो तुम ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया, मतलबी कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाता।
खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहां मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तो मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांध कर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद्य मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सोचता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातः काल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसीलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वह शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपए उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। यह आमदनी कैसे जमा होगी? हुक्म हो तो बुला लाऊं। अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? हो तुम भी निरे बचिया के ताऊ। आज ज्यादा क्या छान गए थे? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं बाबू साहब, मैं यहां रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुभीते का ताला भी तो नहीं है यहां। तो फिर ये रुपए कहां रखूं? हजूर अपने साथ लेते जाएं। रमा तो यह चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भभकी में आ गई तो क्या पूछना। कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है, रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन ना मिला? अभी तैयार नहीं था। मैंने समझा रुपए लेता चलूं, जिसमें उन्हें तस्कीन हो जाए। क्या कहा सर्राफ ने? कहा क्या, आजकल करता है। अभी रतन देवी आई नहीं? आती ही होंगी, उसे चैन कहां। जब चिराग जले तक रतन ना आई तो रमा ने समझा अब ना आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे? हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है। मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों। न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। घर से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। कुछ वादा करता है, कब तक देगा? उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। तो इसके माने यह है कि अब वह चीज ना बनाएगा। जो चाहे समझ लो। तो मेरे रुपए ही दे दो। बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए।
वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपए रहने दो। मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्द दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे ना रहे। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते। न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। तो यहां भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं फिर दुर्घटना हो जाए तो कहीं के न रहें। अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूं, मगर देखना निश्चिंत ना हो जाना। बाबूजी से कह देना कि सर्राफ का पिंड न छोड़ें। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? उसी के तो रुपए तुमने ला कर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्ला के रुपए फेंक दिए उसके आगे। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो न थे। मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसी शक्की मिजाजों वाली का मैं रुपया नहीं रखती। ईश्वर के लिए तुम मुझसे पूछे बिना ऐसे काम मत किया करो। तो अभी क्या हुआ? उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक न किया और मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहां आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन ना घूमने जाता तो कौन सा मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाएं। क्यों ना चलकर कहूं, रुपए लौटाने पे आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए ना लाया था, सर्राफ से इसीलिए मांग लाया था जिससे वह चीज बना कर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई ना कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हू हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करें, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्युनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया।
जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार ना होगा, हमारा कभी उद्धार ना होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओ, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है, और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, यह सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पड़ा था उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह के बिना रह ही नहीं सकते। पर जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां यह जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। काम लिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूं, नाचा भी हूं, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द ना निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती की को उसको लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं हैं। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास ना करने देंगे, हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर ना बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर ना डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं। 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हम बुड्ढों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हर कदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वह परमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहां कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो यह चाहता ही था। चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। यह कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सब के सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी बैठे मुंह ताकें। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम न था, पर इस वक्त फंस गया था। क्या करता? आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो से रुपयों की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं बैठती हूं, मुझे झुलाइए। मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठने से डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और यह गीत गाने लगी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई।
रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी। कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। आपको पेंग मारना नहीं आता? कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा। हाँ, इधर इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है। खूब झूल कर जाइएगा। कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर गया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा तब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर तुरंत बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे होश न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने गिना भी नहीं, नहीं जरूर कहती। कहीं ऐसा ना हो थैली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का ना रहूं। क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये मिल भी गए तब भी तो 500 रुपयों की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएं तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सर्राफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए, रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्दी मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए ना लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है। रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपए होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए, नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढाढ़स रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? अरे भाई, कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा। यूं जब कहो तब चला आऊं। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपयों का बंदोबस्त ना करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूं। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली। अधीर ना हो तो क्या हो? कल कम से कम 200 गिन कर रख जाइएगा। मैंने कह दिया, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जाएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआं रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था।
इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1,000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते, मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वहारी बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयां क्यों बिनवाई? उसने रास्ते ही में उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उनकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहिर्मुखी होता है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उसे उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो न था। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वह आप ही भेज देंगी। माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी ना। कल मुझसे 200 रुपए ले जाना, मेरे पास हैं। रमा को विश्वास न आया। बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपए कहां से आए? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपए देने को कहती हूं। रमा का चेहरा खिल गया। कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपए यह दे दे, 200 रुपए रतन से ले लूं, 100 रुपए मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपए कहां से आएंगे? ऐसा कोई नजर न आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूं? हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझे बताते नहीं हो। ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है। मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूं। वह तो सब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठ कर देखती। वहां तो तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना था। क्या देखा? क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वह अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया। अम्मा, कहे देता हूं, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा। हाँ, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा होऊंगा। अच्छा, तो करवट सोना। चित्त सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही है। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उंडेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपए कहाँ से आ गए। मुझे इसका आश्चर्य है। ये रुपए मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे।
तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहां क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए की परवाह नहीं रही। अपने भाग्य को कोसती होंगी। भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को तो वो औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, या तानों से स्त्रियों को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं? जालपा ने प्रेमपूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामी भी, तीसरा घरगुस्सू है और बिल्कुल निकट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझे इतना प्रेम है तो मैं अगर उसे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेजते हैं, उसी थैली में 200 रुपए मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे या घर पर मिले ही नहीं या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपए तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती? कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां बदल कर कहा, तो का हाथ गोड़ कर लें। कामे से तो गवा रहीन बल बाबू मेम साहिब के 3 रुपया लेबे के भेजन रहा। कौन मेम साहब? जौन मोटर पर चढ़कर आवत हैं। तो लाए रुपए? लाए काहे ना है, पिरथी के छोर पर तो रहते हैं। दौरत दौरत गौर पिराए लाग। अच्छा चटपट जाकर तरकारी ले आओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपए लिए तुरंत अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। मैंने कह दिया था कि रुपया दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मांगने की क्यों सोची? समझी होगी इन्हें मेरा इतना भी विश्वास नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपए ज्यादा हैं, उसने आप ही आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम, देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करके अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपए? मेरे यहां किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए, अभी तक 1 को पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है।
तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहां से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूं। हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखे सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो। रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? तुम न जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दें। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब फिरहे में रुपए ना थे तो चीज लाए ही क्यों? और लाए तो जैसे बने रुपए वैसे अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको यह क्या सूझी कि एक बारगी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोच कर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहा कितना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपए मांगने जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुन भुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुख पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागा फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है। पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी तक इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। इससे अधिक वह समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई दे रहा था। कैसे क्या होगा? यही शब्द अगणित बगलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। इस पर यह विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गईं। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद न की थी। और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को टांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएं। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो? कोई वैश्या तो नहीं थी कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही के साथिन हूं। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते?
रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय होता था। कहीं वह फिर उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी, ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी नहीं हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी। वह कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपए का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अभी तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है? जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपए बचे थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूं। मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं। 500 रुपए नकद थे, वह तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपए के नोट जेब में रख लिए और घर चल पड़ा। चौक में 1-2 चीजें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब। रमेश बाबू ने आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। और तुमको मारकर थैली नहीं छीनी? क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं। कोई बंदोबस्त ना हो सका। अपने पिता से तो कहा ही ना होगा। उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं। रुपए तो ना देते, उल्टी डांट सुनाते। तो फिर क्या फिक्र करोगे? आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा। तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे कैसे हुई, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक 1 पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप में खर्च तो नहीं कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे रुपए क्यों मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो ना खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए ना थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे। दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश बोले, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? हाँ, आशा तो है। तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूं, कल अगर 10 बजे तक रुपए ना लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो, इसलिए क्षमा करता हूं।
वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं रखता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी नरमी कर रहा हूं। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, ना किसी को कर्ज देता हूं, ना किसी से लेता हूं। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से ना बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां? यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबाईं। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई हुई थी। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं?